हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स के 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इकोनॉमिक्स के 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। ये सारे सवाल बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने ज्योग्राफी मैप सीखा था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे भी एक बार जरूर देखकर जाएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के 2 नंबर वाले सबसे पहले सवाल को, कि 2 नंबर वाले सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला पहला सवाल लिखा हुआ है बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो इसका आंसर होगा, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। याद हो गया? कैसे बोलेंगे? कोई पूछेगा प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल सा, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। हो गया। और नीचे इसका सूत्र लिखा हुआ है, इसलिए जब भी ये क्वेश्चन अगर आएगा तो नीचे इसका सूत्र जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर में देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। ये भी 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। इसको कैसे बोलेंगे बच्चों? देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। कितना सिंपल ना। कोई पूछेगा राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर में देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, साक्षरता दर से आप क्या अभिप्राय है? साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? ये भी 2 नंबर के सवाल है बच्चों। इसका जरूरी नहीं है बच्चों कि आंसर आप लोग हम जो करवा रहे हैं वही को लिखिएगा, बस आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, तो जो आप लोग पहले से आंसर याद किए हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, कि साक्षरता दर किसको बोलेंगे, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को ही साक्षरता दर कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में चौथा में लिखा हुआ है बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे बुक में ना, तो टोटल 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इसमें लेकिन पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले इसको। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है। तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है, बल्कि सेवाओं के निर्माण से होता है। मतलब इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। उदाहरण में हो जाएगा बच्चों बैंक, संचार, यातायात। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन में 5 में लिखा हुआ है बच्चों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, श्रम तथा सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। कितना आसान है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ जोड़ना। और कैसे जोड़ेंगे? तो व्यापार के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से, श्रम के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से जोड़ना, वही कहलाता है वैश्वीकरण। आराम से याद हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 2 नंबर के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया बच्चों, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही, बिना मुद्रा का मतलब पैसा का लेन देन नहीं होगा, वस्तु से वस्तु का लेन देन होगा, उसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय कहते हैं। याद हो जाएगा ना। जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही, जैसे वस्तु से वस्तु, उससे वस्तु लिए तो हम भी कुछ वस्तु उसको दे दिए, तो इस व्यवस्था को बोला जाता है वस्तु विनिमय। याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है बच्चों, विकास से क्या अभिप्राय है? ये भी 2 नंबर के सवाल हैं। विकास से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ और अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी को
के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को ही विकास कहा जाता है। कितना आसान है ना। कोई बोलेगा विकास किसको बोलते हैं, तो हम लोग बता देंगे, एक सम्मानपूर्ण, स्वस्थ और अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को ही विकास कहा जाता है। ये सब जितने भी सवाल बताएं बच्चों, सब 2 नंबर के हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम लोग 5 नंबर वाले सवाल को देखेंगे कि 5 नंबर वाले सवाल में कौन से हम लोग के इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ बच्चों, जो कि 5 नंबर वाले सवाल हैं, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर करना है। एक तरफ लिखा हुआ बच्चों खुली बेरोजगारी और एक तरफ लिखा हुआ प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए कितना अच्छा सा समझाते हैं कि एक बार में ही आप लोग को याद हो जाएगा। खुली बेरोजगारी का मतलब होता है बच्चों इसमें भी बेरोजगार है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब इसमें भी बेरोजगार होता है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो घर में चुपचाप से बैठा हुआ है, और इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो घर में बैठा हुआ नहीं है, वो खेत में चला गया है काम करने के लिए। जैसे कि आदमी 2 तरह से बेरोजगार होता है। एक होता है कि पूरी तरह बेरोजगार है तो चुपचाप से घर में हाथ पैर मोड़ के बैठा हुआ है, और एक बेरोजगारी होता है जो बेरोजगार है और उसका अगल बगल कोई खेत है उसका परिवार में, तो चला गया कुदाल लेके खेत में काम करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, मतलब पूर्णतः पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होगा बच्चों, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब लगता है कि काम कर रहा है खेत में, लेकिन परंतु वास्तव में वह बेरोजगार होते हैं। याद हो जाएगा ना। इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, और इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये 5 नंबर के हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो औद्योगिक मतलब फैक्ट्री में पाया जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या हो जाएगा, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना आसानी से की जा सकती है। कितना आसान है, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना की जा सकती है। अब घर में देखेंगे कौन घर में हाथ पैर मोड़ के सोया हुआ है, आराम से गिनती कर लेंगे। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी में हम देखने गए तो देखिए घर में नहीं है, बगल में खेत में काम कर रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कौन बेरोजगार है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना नहीं की जा सकती है। हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5वां नंबर में। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा नंबर में है बच्चों इसका पॉइंट, इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, और इसमें हो जाएगा, इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। खेत में 2 लोगों का काम है और एक बेरोजगार है, उसमें भी जाके काम करने लगा, मतलब हो गया इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मान के चले बच्चों इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसके आंसर को याद कर लीजिएगा, तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रकों के रोजगार परिस्थितियों में अंतर लिखिए। संगठित और असंगठित में हम लोगों को अंतर बताना है। यह भी बच्चों 5 नंबर के सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों अपना भाषा में सीखते हैं संगठित और असंगठित का मतलब क्या होता है। संगठित का मतलब होता है बच्चों सरकारी नौकरी, सरकारी, और असंगठित का मतलब होता है निजी नौकरी, मतलब प्राइवेट नौकरी। याद रहेगा, संगठित का मतलब समझ के रखिएगा सरकारी नौकरी, और असंगठित का मतलब होता है प्राइवेट नौकरी। चलिए अब याद करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ बच्चों, संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों का पालन करती है। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों का पालन करती है, ऐसा भी होता है सरकारी नौकरी में। जबकि असंगठित क्षेत्रक में सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है। असंगठित क्षेत्रक जो है वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है। याद हो गया ना। चलिए जल्दी से दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, संगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को उचित वेतन मिलता है। आप जानते हैं सरकारी नौकरी में तो ऐसे भी टाइम पे एकदम वेतन मिल जाता है, अगर 31 को छुट्टी है तो 30 को ही मिल जाएगा। तो बस वही बोल रहा है कि संगठित क्षेत्रकों में श्रमिकों को उचित वेतन, अच्छा वेतन मिलता है, और वह भी ठीक समय पर मिल जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्रों में ऐसा कम ही होता है, कम ही ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी प्रायः पक्की होती है। सरकारी नौकरी में कभी किसी को कोई निकाल नहीं सकता, भले ट्रांसफर कर देगा, निकाल तो नहीं ना सकता है। जबकि असंगठित क्षेत्र, सॉरी दोस्तों यहाँ असंगठित होगा, अ होगा है, असंगठित क्षेत्रकों की नौकरी पक्की नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी जो है वो पक्की नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना है।
चलिए बच्चों 2 पॉइंट और देख लेते हैं, टोटल 5 पॉइंट देखेंगे बच्चों हम लोग। और ध्यान रखिएगा बच्चों, हम बार बार बोल रहे हैं, कभी भी एसएसटी का या फिर 2 नंबर का है या फिर 3 नंबर का है या फिर 5 नंबर का है, कोई भी प्रश्न होगा कोशिश कीजिएगा आप लोग पॉइंट में लिखने का, जिससे कि नंबर अच्छे मिलते हैं। तो चौथा पॉइंट में बच्चों इसका लिखा हुआ है, संगठित क्षेत्रकों में सरकारी नियमों के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा आदि मिल जाती है। पैसा के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्रकों में ऐसा नहीं होता है। 5वां पॉइंट है बच्चों, संगठित क्षेत्रकों में रिटायर होने के पश्चात पेंशन आदि मिल जाती है, जबकि असंगठित क्षेत्रकों में नहीं होता है। याद हो जाएगा ना। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे क्वेश्चन को, कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। ये सारे प्रश्न बच्चों आप लोग के इकोनॉमिक्स बुक का एक निचोड़ निकाल कर रखा गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये सब सवाल पूछे जाते हैं। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। ये 3 नंबर के हैं। तो आंसर में चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या होगा कि कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होते हैं। कुछ कर्जदार जो है बैंक को बताते ही नहीं है कि हम क्या आय, मतलब कितना आय कमाते हैं, तो बैंक कर्ज नहीं देगा। नेक्स्ट बच्चों आते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बताते ही नहीं है कि हम क्या काम करते हैं, तो बैंक उसको कर्ज नहीं देगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि पशु संपत्ति कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि पशु संपत्ति का मतलब पैसा नहीं समझिएगा, सोना चांदी, संपत्ति आदि के रूप में ऋणाधार मतलब गिरवी उपलब्ध नहीं करा सकते। ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा सकते मतलब गिरवी नहीं रख सकता है, तो बैंक कर्ज नहीं देगा। पूछेगा क्या आपके पास है, आप नहीं दीजिएगा तो क्या वापस कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणाधार गिरवी ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा सकते। नेक्स्ट बच्चों लास्ट 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, कुछ लोग गारंटी देने वाले 2 लोगों को नहीं ला सकते जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। इन सभी कारणों से बच्चों बैंक जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी 5 नंबर के सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में हम लोगों को अंतर लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम अपनी भाषा में समझते हैं कि औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण क्या होता है। औपचारिक ऋण बच्चों सरकार द्वारा होता है, मतलब सरकारी चीज से, जैसा सरकारी बैंक से ले लिए, सरकारी सहमति से ले लिए, सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसको बोलते हैं औपचारिक ऋण। और जो प्राइवेट कोई निजी आदमी से, मित्र से, व्यापारी से, साहूकार से जो ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक ऋण। अब चलिए याद करते हैं। पहला पॉइंट में बच्चों लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे कि बैंक, सहकारी समितियां। और सेम इसका उल्टा, इसके अंतर्गत वे ऋण शामिल हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि व्यापारी, मित्र और साहूकार। याद हो जाएगा ना। और जरूरी नहीं है बार बार बोल रहे दोस्तों कि मेरे ही आंसर को नहीं याद कीजिएगा, आप अगर पहले से आप लोग याद किए तो उसको याद कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बताया बच्चों हम लोगों ने, इसमें हम लोग बताया बच्चों कि इसके अंतर्गत वे ऋण शामिल है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि व्यापारी, मित्र, साहूकार। याद हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, औपचारिक ऋण में दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। बैंक का उद्देश्य क्या होगा कि लाभ भी कमाए तक सामाजिक भी कल्याण हो। लेकिन अगर मित्र से या साहूकार से अगर लोन लीजिएगा तो इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। याद हो जाएगा ना। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, इस तरह के ऋण में प्रायः ब्याज दर कम होती है। सरकारी बैंक में बच्चों ब्याज दर कम होती है और इसमें ब्याज दर अधिक होती है। अनौपचारिक ऋण में मतलब मित्र से, साहूकार से या व्यापारी से ऋण लीजिएगा तो इसमें ब्याज दर अधिक होती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, इसमें कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं। इसमें कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते। अनुचित का मतलब कि मार देंगे, गोली मार देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं ना बोलता है कुछ भी। लेकिन इसमें क्या होता है, मारपीट वाला भी देखा जाता है, तो बोलेंगे इसमें कठोर शर्त लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको समझाने के लिए केवल ऐसा बोल रहे हैं। इसमें कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं, इसमें कठोर शर्त लगाते हैं। और लास्ट 5वां पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। 5वां पॉइंट है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक
ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखती है। मतलब आरबीआई जो है वो इसके कामकाज पर देखरेख करती है। और प्राइवेट में मित्र से पैसा लेंगे तो कौन देखने वाला है, तो बोलेंगे इसमें कोई ऐसा संगठन नहीं होती है। ये रहा बच्चों टोटल 5 पॉइंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में ये भी 3 नंबर के सवाल है बच्चों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे नरेगा बोला जाता है, 2005 के उद्देश्य की व्याख्या करें। क्या क्या उद्देश्य है, तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि नरेगा क्यों स्टार्ट किया गया था। तो उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें बोला है कि नरेगा क्यों स्टार्ट किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है वर्ष में 100 दिन, ध्यान रखिए डेट याद रखिएगा, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना, ये था। दूसरा क्या था उद्देश्य उसका, कि रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना। उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरा क्या था बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तीसरा में लिखा हुआ बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि करना है और उनको के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, ये इनका उद्देश्य था। और चौथा उद्देश्य क्या था कि भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने वाले कामों को वरीयता देना। अभी तो नाली में या फिर रोड में ये सब बनने में मजदूरों को रखा जाता था, लेकिन बोल रहा था भविष्य में, स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ किया था, लेकिन बोल रहा है भविष्य में भूमि से उत्पादन मतलब कृषि, ये सब भूमि से उत्पादन बढ़ाने वाले कामों को वरीयता देना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाएं और पूरा देखें।